बच्चों इस क्लास में हम 2024 का जो आपका साइंस का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, मैंने क्लास ली थी उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन इस पेपर के करवा दिए थे। ठीक है, तो आज अपन जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं, साथ में उनका कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए एंड आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे इस समय हमें लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे और जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा उनको आप नोट जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चों पेपर में जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं वो ही पेपर में आए। हो सकता है कि पेपर में जो अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े उनसे भी क्वेश्चन है वो आ जाए। तो अपन बेटा क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी निम्न में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? स्टील, डायमंड, स्टोन या ग्रेफाइट। आपको पता होगा बच्चों कौन सा क्या होगा इसका आंसर। दुनिया में सबसे कठोर हार्डेस्ट चीज कौन सी है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, इसका आंसर होता है हीरा, डायमंड। डायमंड हमारा कैसा होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोवाइडेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, यानी जब धातुएं अम्लों में क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए जब भी जो मेटल्स होंगी, ठीक है, मेटल्स, अभी मेटल्स कोई भी हो सकती है, और जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, जब भी मेटल्स की एसिड के साथ में, एसिड क्या होते हैं बच्चों? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इट्स सॉर इन टेस्ट, ठीक है, इनको एसिड बोला जाता है। मेटल्स क्या होती है? जैसे लोहा, स्टील, चांदी, सोना, ये सब मेटल्स हैं। तो जब भी मेटल्स का बच्चों एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, ए ऑप्शन, है ना, हाइड्रोजन गैस एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड इन एन इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत परिपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? स्विच के कारण, कंडक्टर के कारण, वोल्ट मीटर के कारण, या सेल या बैटरी के कारण। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, सेल और बैटरी। ठीक है, जो विभवांतर यानी कि जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट होता है वो बैटरी के कारण होता है। बैटरी क्या होती है बच्चों? तो जब आप एक सेल को जोड़ोगे, जब एक इस तरीके का सेल रहेगा तो इसको बोला जाता है बच्चों सेल। बैटरी क्या होती है? जब इस तरीके के आप बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ देते हो, इस तरीके के बहुत सारे सेल्स को क्या करते हो, आपस में जोड़ देते हो, तो ये हमारी बैटरी बन जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है ना। इसी को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ये जो पूरा है इसको बोलेंगे बैटरी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों वो सेल और बैटरी से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो डिवाइस होता है, किसको? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने का जो डिवाइस होता है बच्चों उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है हमारी वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो यूनिट जैसे कि 1 किलोग्राम चीनी को, जैसे अपन चीनी को किलोग्राम में तौलते हैं, लिक्विड चीजों को लीटर में तौलते हैं, उसी तरीके से बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको तौला जाता है वोल्ट में, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। और जिस डिवाइस से इसको मापते हैं उसको बोला जाता है बच्चों वोल्ट मीटर। जैसे अपन चीनी को तराजू से तौलते हैं और जो दूध है उसको लीटर, 1 लीटर आता है उससे तौलते हैं,
उसी तरीके से बच्चों जो वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको वोल्ट मीटर से तोला जाता है। बेटा सारे प्रीवियस पेपर आपके बैच में डाल दिए गए हैं। आप बैच को ओपन करना, वहां पे आपको कंटेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उस कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, ये पीपीटी होता है ये भी आपके ग्रुप में डाल दिया जाता है बैच में, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको भी देखते रहो, वो सारी चीजें देखते रहो। ओके, अगर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, तो बच्चों इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी बच्चों यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पियर। तो इनके बीच में जो बच्चों डिफरेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊं। देखो, दो सेलों के बीच में ना जो वोल्ट का डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है बच्चों, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, जैसे मान लो दो घर हैं, एक घर में लाइट बहुत तेज है, एक घर में लाइट बहुत स्लो है, तो दोनों के बीच का जो बच्चों डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो वोल्ट, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी बेसिक आप समझ लो, वैसे तो इसकी डेफिनेशन अलग होती है जो आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ोगे, बट अभी के हिसाब से आपका इसी से काम चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सभी धातुएं ठोस होती है इस धातु को छोड़कर, और मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दिस मेटल। देखिए, एक मेटल ऐसी होती है जो सॉलिड नहीं होती। वैसे तो सारी जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, वो सॉलिड होती हैं, बट एक ऐसी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती। शायद इसको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया था। सो द ऑप्शन इज मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होती है बच्चों, ये कैसी होती है? हमारी लिक्विड होती है। कैसी होती है? लिक्विड यानी कि द्रव होती है। ठीक है, सो द आंसर इज मर्क्यूरी, पारा। इसका यूज कहां किया जाता है बच्चों? तो इसका यूज होता है थर्मामीटर में, थर्मोमीटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो थर्मोमीटर में जो लिक्विड भरा होता है बच्चों, वो मर्क्यूरी ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्लास्टिक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है? बिल्कुल नहीं होता। सूखी लकड़ी, ये भी नहीं होता है। कपड़ा, ये भी नहीं होता है। तांबा होता है। तांबा क्योंकि एक मेटल है, ये सब इसलिए होता है। ठीक है, और जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है बच्चों सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, जो सिल्वर होता है बच्चों, ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन चांदी बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए अपने घरों में चांदी का यूज नहीं किया जाता। आपने देखा होगा आपके घरों में चांदी के वायर नहीं डले होंगे। वायर किस चीज के डले होते हैं बच्चों? तो वायर डले होते हैं घरों में हमारे कॉपर के, है ना। कॉपर के डले होते हैं, जिसको बोलते हैं तांबा। ओके, ओके। अनुराग पाल पूछ रहे हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सोडियम। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया था सोडियम के बारे में। बेटा, सोडियम ना बिल्कुल पनीर के जैसा होता है। कैसा होता है? पनीर के जैसा, है ना। मतलब सॉफ्ट होता है, रहेगा तो सॉलिड ही, लेकिन सॉफ्ट होता है। पनीर कैसा होता है? बिल्कुल टुकड़ा होता है ना, पनीर का टुकड़ा देखा होगा। होता तो सॉलिड है, लेकिन चाकू से काटोगे तो कैसा? आसानी से कट जाएगा। सो अगर इन पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जिसको आप चाकू की मदद से आसानी से काट सकते हो, सो द आंसर इज होगा, उसका आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। सोडियम बच्चों एक ऐसी मेटल है जिसको आप आसानी से बिल्कुल चाकू से काट सकते हो, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। बिल्कुल पनीर के जैसा होता है सोडियम, मतलब पनीर। और बच्चों, सोडियम की एक खासियत और होती है कि अगर आप इसको मिट्टी के तेल में रखा होता है ना,
पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी होती है। तो बच्चों सोडियम रखा होता है, इसको जैसे तुम मिट्टी के तेल से बाहर निकालोगे तुरंत आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो सोडियम के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया अपना। अगला है बच्चों, निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, इनमें से हवा को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? पहला है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और चौथा है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों हवा को जो प्यूरिफाई करते हैं वो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, है ना। पेड़ पौधे ही बच्चों हवा को क्या करते हैं? एकदम साफ करते हैं। तो इसलिए अगर हमें हवा का प्यूरिफिकेशन करना है तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लिखा हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में एयर का जो इंडेक्स है वो बहुत कम है ना। एयर को जो मेजर किया जाता है बच्चों वो AQI में किया जाता है। किसमें किया जाता है? AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी जो यूनिट होती है ना एयर को। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, तो वहां पे अगर जंगल अच्छे होते तो एयर का प्यूरिफिकेशन है वो इजीली हो जाता। ठीक है, ओके। सो बच्चों इस क्लास में हम क्वेश्चन 6 तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो क्लास अभी आपकी 14 क्वेश्चन रह गए हैं 2024 के पेपर को, तो उनको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे ज्यादा टफ पेपर आपका नहीं आता है, बहुत ही इजी पेपर आता है। ठीक है, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी होती है। ओके, सो बस बच्चों पढ़ते रहो, और 6 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी जो कि दीक्षा मैम लेंगी। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क अस। Type your doubt in a live chat, so we will resolve it. Okay. So thank you so much बच्चों, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं इसी समय लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। सर 4 वाला फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 4 वाले में क्या था बच्चों? अच्छा, ये बताना था कि सभी धातुएं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दिस मेटल, मतलब सभी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होती है सिर्फ एक इसको छोड़कर। तो बच्चों जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड होता है। मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब सोडियम के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई थी कि सोडियम ऐसा होता है बच्चों, होता तो सॉलिड है लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसे आप चाकू से आसानी से काट पाओगे, चाकू को रखोगे और काट दोगे, जैसे पनीर को काट देते हैं ना, उसी तरीके से। और सोडियम के बारे में एक चीज और है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। तो जैसे आप इसको केरोसिन से बाहर निकालोगे तुरंत आग पकड़ लेगा, क्योंकि जो अपनी एयर है इसमें क्या होता है? वाटर वेपर होती है, जो इससे रिएक्शन करके इसमें क्या लगने लगती है? आग लगने लगती है ना। तो ये क्वेश्चन था पूरा। अच्छा, मिट्टी के तेल को क्या बोलेंगे बेटा? इसको केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन। मुझे लगा आप मिट्टी के तेल को अच्छे से समझोगे, इसलिए मैंने मिट्टी का तेल बोला, बट आप तो केरोसिन समझ रहे हो। ओके, अच्छा 3 वाला क्या था? विद्युत विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है? सेल और बैटरी याद करो। देखो ज्यादा डीप में मत जाओ क्योंकि पेपर में भी इतना डीप से नहीं आएगा। विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों ये सेल या बैटरी के कारण होता है ना। जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, चलो ऐसे समझो, मान लो एक एक आपके घर, एक गांव में आपके घर है, ए का घर है, ठीक है, तो यहाँ पे बी का घर है। इसके घर में बेटा लाइट कम है, लाइट कैसी है? लो है। और इसके घर में लाइट कैसी है? हाई है। ठीक है, तो इसके घर में लो बेटा लाइट इसलिए कम है क्योंकि इसके जो इन्वर्टर की बैटरी होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। और इसके घर में जो लाइट होगी वो इसलिए तेज होगी क्योंकि इसके इन्वर्टर की बैटरी कैसी होगी? बड़ी होगी, है ना। या ऐसे समझो कि एक टॉर्च है, आपके पास 2 टॉर्च है, एक स्लो जल रही है और एक तेज जल रही है। तो जो स्लो जल रही है बच्चों उसका मतलब ये है कि उसकी बैटरी स्लो है, बैटरी कम है, और जिसकी तेज जल रही है उसकी बैटरी ज्यादा है। मतलब दोनों का वोल्टेज में डिफरेंस है। वोल्टेज समझते हो आप लोग क्या कहलाता है? घरों में सुना होगा आपने।
तो बस बेटा वही होता है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज को बोलते हैं। तो जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, होप करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो फिर भी लाइव चैट में लिख के बता देना, वहां पे भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, टेक केयर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से सोलर सिस्टम का जो एक मेंबर है वो क्या नहीं है। देखिए सोलर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, हमारा सन होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है, और सन के चारों ओर सन के जितने भी चक्कर लगाते हैं, जितनी भी चीजें सन का चक्कर लगाती हैं, वो सब हमारे सोलर मंडल के मेंबर कहलाते हैं। सोलर जो हमारा सौर पैनल है या जो क्या बोलते हैं सोलर सिस्टम है, उसके मेंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों सन के जो चक्कर लगाते हैं उनमें हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, यानी कि उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट। उसके बाद बच्चों कॉमेट भी होते हैं, ये कॉमेट भी होते हैं बच्चों, जो कि बहुत दूर होते हैं, और ये सारे हमारे सन के चक्कर हैं वो लगाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह भी होते हैं बच्चों। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे जो पिंड होते हैं बच्चों, उनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। एन एस्टेरॉइड, ओके। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये चारों ही बच्चों सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो तारामंडल होता है, आ कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन, ये बच्चों कभी भी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता। तारामंडल बच्चों सूर्य की जैसे ही अलग जो तारे हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है, ठीक है। सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। सन भी क्या है, एक स्टार है। तो बच्चों जो कॉन्स्टेलेशन होता है यानी कि तारामंडल होता है, ये कभी भी सन का चक्कर नहीं लगाता, इसलिए इसको कभी भी सोलर पैनल का जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जो तारामंडल होता है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन, ये कभी भी सोलर सिस्टम के पार्ट में कंसीडर नहीं होता है। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर तो सी ऑप्शन है। लेकिन चलिए थोड़ा सा सोलर सोलर सिस्टम का यहाँ पे टॉपिक आया है तो इससे काफी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम सबसे बिगेस्ट प्लानेट की बात करें अपने सोलर सिस्टम की, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, यहाँ पे अपने सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ यहाँ की इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बिगेस्ट प्लानेट है वो बच्चों हमारा जुपिटर है, ठीक है। वो हमारा क्या है, जुपिटर है। जिस जिसके बाद बच्चों अगला है जो हमारा प्लानेट्स है, प्लानेट है, प्लानेट विथ रिंग। ऐसा जो प्लानेट है बच्चों जिसके चारों ओर रिंग रहती है, वो हमारा सैटर्न है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा शाइनिंग करता है, शाइनिंग प्लानेट, शाइनिंग प्लानेट, शाइनिंग का मतलब होता है बच्चों जो सबसे ज्यादा चमकता है, वो बच्चों हमारा वीनस है, यानी कि शुक्र, ठीक है। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, जो जिसके चारों रिंग है। जो सैटर्न है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके का प्लानेट होता है और इसके चारों एक रिंग होती है जो चमकीली धुएं की रिंग होती है, वो सैटर्न है बच्चों। जो शाइनिंग प्लानेट है यानी जो सबसे ज्यादा चमकता है, वो हमारा वीनस है। जो रेड प्लानेट है यानी कि लाल ग्रह, रेड प्लानेट, वो हो जाएगा बच्चों हमारा मंगल। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। मैं ट्यूसडे बोलने वाला था सॉरी, ठीक है। तो मंगल ग्रह को ट्यूसडे नहीं बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा रेड प्लैनेट है, जो लाल ग्रह है, वो मार्स होता है। लाल क्यों होता है बच्चों, तो इस पे ना लोहा बहुत ज्यादा है, और लोहे वहां पे जो मंगल ग्रह में लोहा है उसमें लग गई है जंग। तो जंग का कलर कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए उसको लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ओके ऋषभ, कोई बात नहीं। तो बेटा अपन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे।
सबसे जो बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, जिसके जो सबसे जिस ग्रह के चारों ओर रिंग रहती है, रिंग मतलब एक पट्टी रहती है गोल गोल, वो हमारा सैटर्न है। जो सबसे चमकीला ग्रह है वो हमारा वीनस है। रेड प्लैनेट बच्चों हमारा मार्स है। और जो सबसे नियर है, नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ सन के, वो हमारा बुध है। नियरेस्ट प्लैनेट यानी कि ऐसा प्लैनेट जो सबके पास सबसे पास में है, किसके, सन के, वो हमारा बुध है। ठीक है। जो बुध ग्रह है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुध को? वेनसडे, वेनसडे बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ बच्चों, बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बुध ग्रह को मरक्यूरी बोलते हैं। मरक्यूरी बोलते हैं, बहुत सही बेटा, बहुत सही, है ना। बुध को बोलते हैं मरक्यूरी। चलो, ठीक है। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। और ऐसा ग्रह जहां पे पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है? वो हमारा अर्थ है। ठीक है। बेटा अर्थ को क्या बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह। अर्थ को क्या बोला जाता है बच्चों? नीला ग्रह बोला जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि अपने अर्थ में ना पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ को अपन क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, यानी कि नीला ग्रह बोलते हैं। और बच्चों अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव है, यानी जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पे कोई इंसान रह सकता है, कोई जीव जंतु रह सकता है, वो सिर्फ अर्थ है। बाकी इन पर किसी ना किसी कारण से इन पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। बेटा सबसे छोटा अपना मर्क्यूरी है। ठीक है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्लानेट है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ग्रह अपना मर्क्यूरी है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मर्क्यूरी। ओके, चलिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपन कर रहे थे, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ये अपना तारामंडल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बायोगैस मेनली कंटेन्स, यानी बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। बायोगैस का मुख्य अवयव है। देखिए बायोगैस क्या होती है, तो जो ग्रामीण एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं बच्चों, वहां पे पालतू जो जानवर हैं वो पाले जाते हैं दूध वगैरह के लिए। तो उनसे जो गोबर निकलता है बच्चों, उससे गैस बनाई जाती है। उससे क्या बनाई जाती है? गैस। गाय के और जो भैंस होती है इनके गोबर से जो गैस बनाई जाती है बच्चों, वो हमारी बायोगैस कहलाती है। तो बायोगैस में बच्चों जो यूज होता है वो गोबर का होता है। ठीक है। और बच्चों जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है या भैंस का जो गोबर होता है बच्चों, उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है बच्चों मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है उसमें? मीथेन होती है। देखिए आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे लोग उपलों से खाना बनाते हैं। उपलों से क्या बनाया जाता है? खाना बनाया जाता है ना, चूल्हे वगैरह से। हमारे यहाँ पे तो गांव में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग, या हमारे घर में ही खुद गोबर से के जो उपले होते हैं उनसे खाना पकाया जाता है। तो बच्चों जो गोबर के उपले होते हैं उनमें मीथेन गैस कंटेन होती है, इसलिए तो वो जलते हैं, है ना। उसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किसके माध्यम में संचरण कर सकती है? यहाँ पे ध्वनि के बारे में बात आ गई है, यानी कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, और सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। देखिए जो साउंड होती है बच्चों, पहले साउंड के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो। तो साउंड बच्चों एक वेव होती है। क्या होती है? इट इज अ वेव। इट इज अ वेव, यानी ये क्या होती है? एक वेव होती है। सेकंड, इट्स रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बेटा मीडियम की आवश्यकता होती है ना। मीडियम क्या होता है?
जैसे आप मुझे सुन पा रहे हो तो यहाँ पे मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू आप तक चीजें हैं वो पहुंच पा रही हैं। अपने बीच में बेटा जो मीडियम है वो इंटरनेट का है, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो। जैसे अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये साउंड वेव है और ये आपके कानों तक इस वजह से पहुंच पाती है क्योंकि इसके बीच में हवा है। अपने चारों ओर क्या है बच्चों, हवा है। हवा की मदद से ही साउंड की जो वेव है वो ट्रेवल कर पाती है और मैं यहाँ पे जो भी बोलता हूँ वो हमारे चारों ओर के लोगों को सुनाई देता है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, तो बच्चों इस सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है हमारी सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चों लिक्विड में, उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में होती है, और उसके बाद बच्चों गैस में होती है, ठीक है। तो इस तीन तरीके से हमारी जो स्पीड है वो होती है। सबसे ज्यादा होती है बच्चों सॉलिड में, देन उसके बाद लिक्विड में, देन उसके बाद गैसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे गैसेस ओनली लिखा था तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि तीनों में ही होती है, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, तो नहीं होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सही, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि चंद्रमा पर जब भी कोई बोलता है वहां पे वैज्ञानिकों को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, है ना। जो मून है, चंद्रमा है, वहां पर वैज्ञानिक कुछ भी बोलते हैं तो उनको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। इसका रीजन क्या होगा बच्चों, जल्दी से आंसर बता दो। इसका क्या रीजन होगा कि चंद्रमा पर साइंटिस्टों को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। बच्चों इसका रीजन ये है क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब हवा। तो वहां पे जो भी बोला जाता है बच्चों को दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में कुछ मीडियम नहीं है ना। वहां पे एयर नहीं है, हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे चीजें नहीं सुनाई देती। आप कुछ भी बोलोगे तो आपको ओंठ तो चलते हुए दिखाई देंगे लेकिन आवाज नहीं सुनाई देगी, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। मैं बताता हूँ चंद्रमा पे कैसा होता है। अभी एग्जाम्पल लो। तो चंद्रमा पर ऐसा होता है कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आपको मेरे ओंठ चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों चंद्रमा पर सुनाई देना, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों चंद्रमा पर कैसे सुनाई देता है, बस ऐसे ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति किसकी इकाई है। आवृत्ति, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और इसका जो बच्चों सिंबल होता है वो हमारा एच और जेड होता है। हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एच जेड होता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है बच्चों, ये ध्वनि से ही संबंधित है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो एच जेड होता है। एक और आपको मैं बात बताता हूं, तो जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि मनुष्य, तो बच्चों ह्यूमंस 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20,000 हर्ट्ज तक की ही जो साउंड वेव है इनको सुन पाते हैं। यानी इस फ्रिक्वेंसी की ही वेव कौन सुन पाता है बच्चों, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, ठीक है। मनुष्यों को सिर्फ इतना ही सुनाई देता है। 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की वेव है उनको हाथी और डॉल्फिन सुन पाते हैं, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की। और 20 हर्ट्ज से जो कम की होती है बच्चों, इनको जो कुत्ते होते हैं, चमगादड़ होते हैं, ये सब सुन पाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की जो इकाई हो जाएगी वो हर्ट्ज हो जाएगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 रंगों का बैंड कहलाता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, विवियोगर, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन या रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बच्चों, 7 रंगों का बैंड, यानी कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड। जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत सिंपल है, चौथी पांचवी क्लास में ये पढ़ाया जाता है। आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से।
बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन, कुछ बोल रहे हैं विब्योगर। देखिए जब भी सन की लाइट किसी प्रिज्म पर आती है और अपने 7 अलग अलग कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 3 3 6 और एक 7, वी आई वी जी बाई ओ आर, ठीक है। एक सन की व्हाइट लाइट आती है, कौन सी लाइट आती है, व्हाइट, व्हाइट लाइट। और जब ये प्रिज्म है, प्रिज्म तो आप लोग जानते होंगे कांच का टुकड़ा, इससे जब ये टकराती है तो ये अपने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इन जो कलर्स का जो नंबर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, विप्योगर, यानी वॉयलेट, ग्रीन, ऐसे बैजानी हपीनाला बोलते हैं इसको, है ना, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, है ना, हरा, पीला, और संतरी का कलर कैसा होता है, नारंगी और लाल, इस तरीके से होता है, ठीक है। बैजानी हपीनाला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विब्योगर। तो बच्चों ये तो कहलाता है हमारा क्या, विब्योगर तो एक कलर है, जो सूरज की रोशनी में जितने कलर होते हैं बच्चों उनको बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, विब्योगर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था, 7 रंगों का बैंड, यहाँ पे बैंड शब्द आया था, ठीक है। तो बच्चों जो 7 रंगों का बैंड होता है, ये जो पूरा यहाँ पे फिनोमेना है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको। विब्योगर नहीं होगा क्योंकि तो कलरों का उसका जो उसके लाइन से जो कलर आते हैं उसका, उसको याद करने की ट्रिक होती है विब्योगर। लेकिन इस फिनोमेना को जो बोला जाता है बच्चों को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पेक्ट्रम। ओके, क्लियर हुआ। रिफ्लेक्शन बच्चों अलग चीज है, लाइट एक जगह से आती है और दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। स्पेक्ट्रम होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बच्चों को जो डाउट है ना, जैसे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन 8 रिपीट कर दीजिए, तो बेटा 8 क्वेश्चन को आफ्टर क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स डिसीज इज कॉज्ड, यानी कि जो एड्स की बीमारी है वो किस कारण होती है, बाई बैक्टीरिया, बाई वायरस, बाई प्रोटोजोआ और बाई फंगस, ठीक है। तो बेटा जो एड्स की बीमारी होती है ना वो वायरस से होती है, बाई वायरस, विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषाणु जैसे कि कोविड-19 ये क्या था, एक वायरस था। जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जीवाणु बच्चों किसमें पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं बैक्टीरिया किसमें, दही में, यानी कि कर्ड, ठीक है। तो कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। वायरस क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि कोविड 19 एड्स, ये सारे वायरस हैं। फंगस क्या होता है बच्चों, फफूंद लग जाना, आपने फफूंद लगना देखा है ना, जो हरी हरी आपने देखा होगा। अच्छा, फफूंद बोला गया है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फंगस, जैसे रोटियों में लग जाती बेटा, रोटियों में। प्रोटोजोआ क्या होते हैं बच्चों, ये अलग तरीके के होते हैं, इनसे बीमारियां होती हैं, ठीक है। इन वैसे तो इन चारों से ही क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। ओके, क्वेश्चन आया बच्चों, व्हाट इज एड्स, एड्स क्या होता है। तो बच्चों एक एड्स बीमारी होती है ना, जो वायरस से होती है। और एड्स के जो वायरस का नाम है बच्चों उसको बोला जाता है HIV। क्या बोला जाता है, HIV। HIV वायरस के कारण ही जो एड्स की बीमारी है वो होती है, ठीक है। आ सकता है पेपर में, HIV आए कभी भी तो एड्स से रिलेटेड होता है। एक बच्चों ये बीमारी होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। आज के समय में भी जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, आज भी बच्चों एड्स का कोई भी इलाज है वो नहीं है। एड्स का जो इलाज है बच्चों वो बचाव है। आप बचाव कर लो, एड्स से बचने के जितने तरीके हैं उनको अपना लो, लेकिन अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर कोई इसका इलाज नहीं है।
बिल्कुल, अनुराग पाल ने तो इसका फुल फॉर्म भी बता दिया बेटा, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। निषेचन के बाद जब कोई कोशिका बनती है उसको क्या बोला जाता है? भ्रूण, गर्भ, युग्मज या अंडा, यानी कि एग। तो बच्चों जब भी निषेचन होता है उसके बाद जो कोशिका बनती है बच्चों, उसको बोला जाता है जाइगोट, यानी कि युग्मनज, जाइगोट बोला जाता है। एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सही। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, देखो बहुत सिंपल सा है। मान लो एक यहाँ पे कोई एक बीकर है, इसमें मैंने कुछ लिक्विड भर दिया, ठीक है, और इसमें बच्चों मैंने दो प्लेटें डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? दो प्लेटें डाल दी, इस तरीके से दो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या डाल दी? प्लेट्स डाल दी। ठीक है, ये हमारी प्लस की हो गई, हमारी माइनस की हो गई। ये हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। तो बच्चों इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये किस पर आधारित होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों जो ये डिपेंड होती है, ये हमारी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर होती है। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आधारित होती है, जो बेस्ड होती है, वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर होता है। विद्युत का ताप प्रभाव क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी का हीट एनर्जी में बदल जाना। जैसे आपके घरों में बच्चों हीटर होगा, हीटर, अभी तो सर्दियां चल रही है तो सब लोग हीटर सेकते होंगे। तो आपने देखा होगा बच्चों, उसको अपन बिजली में लगा देते हैं तो उससे अपन को हीट मिलती है। क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। जैसे आपके घरों में इंडक्शन होगा खाना पकाने का, तो उस सब में बच्चों जो यूज किया जाता है वो विद्युत का ताप प्रभाव का यूज किया जाता है। ठीक है, भौतिक प्रभाव क्या होता है या इसको फिजिकल इफेक्ट क्या बोलते हैं बच्चों? तो फिजिकल नहीं आना था यहाँ पे मैकेनिकल शब्द आना था वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो विद्युत के भौतिक प्रभाव भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चलिए, इसके बाद था विद्युत का रासायनिक प्रभाव। तो जब भी कोई केमिकल हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों रासायनिक प्रभाव। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्शन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो किसी भी तार पर आप एक कॉइल लपेट दो, एक वायर लपेट दो और उसको इलेक्ट्रिसिटी दो तो वो चुंबक बन जाता है। वो क्या बन जाता है बच्चों? चुंबक। जैसे आपने मोटर भी देखी होगी, जो छोटी छोटी मोटर होती है उनके अंदर भी क्या लगा होता है? चुंबक लगा होता है। तो बच्चों वो कहलाता है हमारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटर को टच करने से करंट लगता है क्या? देखो थोड़ा बहुत करंट तो लग सकता है। हीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, हीटर में जो वायर यूज किया जाता है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन काफी बार। हीटर में जो वायर यूज किया जाता है वो किसका होता है? तो बच्चों वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का जो वायर होता है बच्चों, उसको ही हीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, ये नाइक्रोम का वायर होता है जिसको यूज किया जाता है किसमें? हीटर में। अच्छा, बल्ब में कौन से वायर को यूज किया जाता है? बल्ब में, तो बच्चों बल्ब में जो बार होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। आपने देखा होगा जो 10 रुपए वाला बल्ब आता है उसमें एक पतला पतला बार लगा रहता है, जो कि किसका होता है? टंगस्टन का होता है। हीटर में जो बार होता है बच्चों वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, कॉपर का नहीं होता है, कॉपर का नहीं होगा बेटा। चलो, बल्ब में जो गैस कौन सी भरी होती है बेटा, ताकि बल्ब फटे ना? तो बेटा जो गैस भरी होती है वो आर्गन होती है। ठीक है, बल्ब में आर्गन गैस को भरा जाता है ताकि वो फटे ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड, यानी मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया कहलाती है टाइलिंग, हार्वेस्टिंग, स्पिरिंग और बीडिंग। देखिए सबके बारे में बता देता हूं। मिट्टी को ढीला करने की, देखिए आपने देखा होगा खेत बहुत ज्यादा, फसल के बाद खेत क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, उनकी जो मिट्टी है वो एकदम टफ हो जाती है, जुड़ जाती है। तो अपन दूसरी फसल बोने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, जिसको टाइलिंग बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुताई, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, तो जब फसलें पक जाती है तो उसकी जो कटाई करते हैं, हार्वेस्टर आती है जो फसल को काटने के लिए, तो वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। छिड़काव क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए फसल को कोई बीमारी हो गई है ना, तो उसमें जो अपन दवाई देते हैं, पीछे आपने देखा होगा लोग टंकी टांग लेते हैं, फिर उसको ऐसे एक हाथ से चलाएंगे और ऐसे ऐसे उसमें छिड़काव करेंगे, तो वो छिड़काव होता है। निराई करना क्या होता है, तो जैसे अपन फसल बोते हैं खेत में, और फसल के साथ क्या होता है, कुछ और भी पौधे उगाते हैं, है ना, कुछ जिन पौधों की अपन को जरूरत नहीं रहती वो भी फसल के साथ उगाते हैं, तो उनको उखाड़ कर फेंकना, ये हमारा निराई कहलाता है, यानी कि वीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो मिट्टी को ढीला करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी टाइलिंग होती है, यानी कि जुताई करना होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आईसेज, यानी मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। बच्चों ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं। और खुशी की बात यह है बच्चों कि पेपर में आपकी इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब हर पेपर में आप किसी भी 2-3 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको सभी पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से मिल जाएगा। तो बिल्कुल एक नंबर फ्री का आपका, अगर आप इसको याद करते हो तो एक नंबर बिल्कुल फ्री का मिलेगा। पता होगा बच्चों मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए जो दूरी है वो कितनी होती है, बहुत बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी पता होगा। और ये क्वेश्चन हर बार वो रिपीट कर देते हैं, मतलब एमपीएस ओएस के पास कोई ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है कि वो अलग अलग क्वेश्चन दे पाए, तो भाई सेम दो चार उनके घटिया से क्वेश्चन है, उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। तो 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर होगा। और देखो जो अपन पास की दूरी देख सकते हैं वो तो 25 सेंटीमीटर है। दूर की पता तुम्हें अपन दूर कितना देख सकते हैं, तो बच्चों अपन दूर देख सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। ठीक है, अनंत, मतलब जिसकी कोई भी सीमा ना हो। देखो अपन यहाँ पे बैठे बैठे तारे भी देख लेते हैं, मतलब अपन कितना दूर का देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। देखिए वहां पे एक क्वेश्चन आया था ना, प्रोटोजोआ, वायरस वायरस के बारे में बोल रहे थे, वायरस वायरस फंगस ये सब थे वहां पे, तो वहां पे प्रोटोजोआ था। बच्चों प्रोटोजोआ एक बीमारी होती है, एक वायरस जैसा ही होता है लेकिन उसका नाम अलग है, वायरस नहीं बोलेंगे। प्रोटोजोआ होते हैं जिनसे हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होती है। तो जो मलेरिया, द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, प्रोटोजोआ किसमें होता है, द टेप वर्म में होता है, गाय में होता है, केचुआ में होता है, या एनोफिलिस मच्छर में होता है। तो बच्चों जो ये एनोफिलीज मच्छर होती है, और ये भी कौन सी होती है बच्चों, फीमेल होती है। ठीक है, ये फीमेल मच्छर होती है, इसी के द्वारा अपन को क्या होता है, मलेरिया होता है। मेल मच्छर कभी भी नहीं काटता, फीमेल मच्छर काटती है, क्योंकि फीमेल मच्छर अंडा प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, अपना खून पीकर मिलती है। ठीक है, तो ये फीमेल मच्छर होती है जो कि एनोफिलीज मच्छर होती है, फीमेल होती है, और यही मलेरिया फैलाती है। यही क्या फैलाती है बच्चों, मलेरिया फैलाती है। तो किसी को भी अगर मलेरिया हो जाए तो उसको अपन को पपीता जरूर खिलाना चाहिए। ठीक है, उसको क्या खिलाना चाहिए बच्चों, पपीता। पपीता बहुत ज्यादा फायदा करता है मलेरिया में, तो ध्यान रखना मलेरिया या फिर डेंगू हो जाए। बिल्कुल, अनुभव पाल बोल रहे हैं मतलब हम उनके बाप हुए। बिल्कुल बेटा, आप आपका ही मच्छर में खून है, तो आप बिल्कुल उसके बाप हुए। ठीक है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि मच्छर आपके आपके मच्छर जो आपके सन है वो इतना गंदा काम कर रहे हैं, आपको ही काट रहे हैं, मतलब जमाना बहुत चेंज हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बहुत सिंपल सा है बेटा, अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑलवेज यहाँ पे आएगा, सदैव आएगा। ठीक है, ये होता है। ओके बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the angle of incident of a ray if the reflected ray is at the angle of 90 डिग्री to the incident ray? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बहुत सिंपल है, यानी कि ये हमारी आपतित किरण है, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट, इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये बच्चों हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में बच्चों जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो बच्चों जो ये वाला हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। जो यहाँ पे ये वाला हमारा एंगल होगा, जल्दी से येलो कलर का आ जा। ठीक है, और ये वाला, तो बच्चों ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको बोलेंगे बच्चों इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल। उनको पता है बच्चों ये दोनों इक्वल होते हैं। इनके बीच ये दोनों मिलाकर कितने के दिए गए हैं, 90 डिग्री के दिए गए हैं। तो एक एक कितने का हो जाएगा, देखिए ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, टोटल ये 90 का है, तो दोनों ये 40-45 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 45 के। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल के बारे में बात की गई थी, इंसिडेंट एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। टोटल जो एंगल था बच्चों वो हमारा 90 का था, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। अपन को इसमें इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल था ये बताना था। ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों 40-45 के हो जाएंगे। टोटल मिला के कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। देखो जहां पे मैंने आपको सूरज के बारे में बताया था, पढ़ाया था ना, सौर मंडल वाला क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैं ये चीज बता चुका हूं। तो जल्दी से बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा चमकीला यानी कि ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या होगा। ओके बेटा, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत सब लोग बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास को देख रहे हैं परे परे, लेटे लेटे हुए, बढ़िया है ना, पढ़े हुए हैं और क्लास को देख रहे हैं। तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर दे रहे हो कि आप लोग क्लास को एकदम सीरियसली पढ़ रहे हो। बिल्कुल बेटा, एकदम सही। आपने इसको, शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यही सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो बेटा ये इतना ज्यादा चमकता है कि इसको कभी कभी तो अपन अपनी आंखों से भी देख लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन नाम थोड़ी पता होता है कि कौन सा चमक रहा है। ठीक है, तो ये वीनस हो जाएगा। अच्छा एक और इसके बारे में तुम्हें बात बताऊं, तो इसी ग्रह को बच्चों इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसी के ही ये नाम है, क्योंकि इसको शाम सुबह आप कभी भी देख सकते हो। ये सबसे ज्यादा चमकता है, इसलिए ये आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें, वैसे तो कोई इस क्लास में हिंदी मीडियम का नहीं होगा, फिर भी ध्यान रखें। सांझ, सुबह सांझ का तारा, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सुबह सांझ का तारा। ठीक है, वैसे है तो ग्रह लेकिन इसको तारा बोला जाता है। सन, सन प्लानेट है या स्टार, बेटा सन स्टार है, सन क्या है, तारा है।
और ये वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये सभी प्लैनेट्स हैं। अच्छा, वीनस क्यों साइन करता है बेटा? वीनस इसलिए साइन करता है क्योंकि देखो, एक तो पहले सन के बहुत पास में है, दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अपना बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है। तो ये तो सन के दूसरे नंबर पे आता है, पहली चीज तो ये हो गई। एंड इसके बाद बच्चों जो चीज है वो ये है। अच्छा, ये इसका रीजन नहीं है। देखो जो शुक्र ग्रह है वो क्या करता है बच्चों, जितनी भी इस पर सन की लाइट पड़ती है उस वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो जो चीज जितनी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वह उतनी ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है ना? वही उतनी ज्यादा क्या दिखाई देती है? चमकती हुई दिखाई देती है। इस वजह से बच्चों ये। चलो, तो इस तरीके से देखो, बातों ही बातों में अपना 2024 का जो साइंस का क्वेश्चन था, पेपर था, वो अपन ने सॉल्व कर लिया है। इससे पहली क्लास में बेटा अपन ने जो चैप्टर था उसको पढ़ा था, और 2024 की मैथ को भी मैं सॉल्व करा के आपके मैंने कंटेंट में डाल दिया है रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में। तो आप वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरी मैथ है वो सॉल्व करा दी है। साथ में वो मैथ आपको यूट्यूब पर भी वीडियो डाल दिया है, तो वहां से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से बेटा अपनी जो साइंस है वो पूरी सॉल्व हो गई है। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी से आप अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। सर, मून प्लानेट है या स्टार? बेटा मून सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। 8 नंबर वाला बता दीजिए सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ओके, देखो, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस गांव में बनाई जाती है। ठीक है। एक सीमेंट की टंकी टाइप की होती है, उसमें पानी भरते हैं और गोबर डालते हैं, और उससे ना एनर्जी मिलती है। उस गोबर को आग से जलाया जाता है तो उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो जो गोबर होता है, गोबर में बच्चों मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है ना? ये सारी नहीं होती, मीथेन गैस होती है। इसलिए जो बायोगैस का मुख्य अवयव होगा वो हमारा मीथेन हो जाएगा, है ना? लोग तो सोचते हैं कि हम उपले जला रहे हैं या गोबर जला रहे हैं, लेकिन बच्चों वो गोबर या उपले नहीं जलते हैं, वो मीथेन गैस है जो कि जलती है। अच्छा, ओके बेटा, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मीथेन। सर 18 वाला। देखो बेटा, ये एक रूल होता है ना? अब जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। रूल क्या होता है बच्चों? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट वाला एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के कैसा होता है? इक्वल होता है। ऑलवेज इक्वल। इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑलवेज आया है ना? समटाइम्स, कभी कभी ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा होता है। अंडर स्पेशल कंडीशन ये भी गलत हो जाएगा, और नेवर कभी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से क्या आया है? ऑलवेज आया है। वो आपने रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े होंगे। दो रूल होते हैं कि जो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट प्लेन, और जो नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, ये सभी बच्चों एक ही प्लेन में होते हैं। पहला रूल ये होता है। सेकंड ये होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो रूल होते हैं बच्चों। अच्छा, बना दीजिए। ओके बेटा, इस तरीके से बनता है। देखिए, पीछे भी अपन ने क्वेश्चन में बनाया था, है ना? ये अपना क्या होता है? ये अपना होता है नॉर्मल। ये होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। ये होता है बच्चों अपना रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, रे। ठीक है। और बच्चों ये होता है अपना रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये होता है अपना इंसिडेंट एंगल। तो ये हमेशा दोनों ही एंगल है। ये कौन सा एंगल है बच्चों? इंसिडेंट एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। और ये है बच्चों अपना रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमेशा कैसे होते हैं? ये हमेशा होते हैं बच्चों ऑलवेज इक्वल। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? ऑलवेज आएगा। ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, या जो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट का फिनोमेना है वो अपना ये डायग्राम है वो शो करता है। ठीक है। इससे देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने यही से सेम चीज की थी यहाँ पे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया।
ऋषभ बोले सर आप सारे चैप्टर एक्सप्लेन करोगे, प्लीज बताओ। तो बेटा देखो, संकल्प बैच में अभी तक आपने जैसे पढ़ा है, जैसे अपन ने वो एटमॉस्फेयर और एयर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैं तो उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देन उसके बाद बच्चों हम उस टॉपिक से जो एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं या फिर आ चुके होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा साइंस का पढ़ाने का पैटर्न है। आई होप आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सजेशन देना चाहो, कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहो, तो वो आप जरूर बता सकते हो। बाकी मैं तो आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि पहले पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कब मिलेंगे? बेटा जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, देन उसके बाद फिर आपको एकदम प्रैक्टिस के ही क्वेश्चन मिलने हैं। और जल्दी ही हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें तो आपको पूरे मॉक टेस्ट ही मिलेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन। ओके। सो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय ऑल, ध्यान रखिएगा अपना। और इंग्लिश की क्लास है, सॉरी हिंदी की क्लास है, तो उसको पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।